हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द सरफेस इंटीग्रल of a vector field A vector over a closed surface is equal to the volume integral of the divergence of a vector field over the volume V enclosed by the closed surface. That is, surface integral of A vector is equal to volume integral of divergence of A. इस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, जो सरफेस इंटीग्रल होता है किसी वेक्टर फील्ड ए का एक क्लोज सरफेस पे, वो इक्वल होता है वॉल्यूम इंटीग्रल के डाइवर्जेंस उस वेक्टर फील्ड का वॉल्यूम वी पर जो कि उस सरफेस ने इनक्लोज किया है। मैथमेटिकली अगर हम कहें तो जो सरफेस इंटीग्रल है ए वेक्टर का ओवर द क्लोज सरफेस एस जो है वो किसके बराबर होता है, वो जो है बराबर होता है वॉल्यूम इंटीग्रल के डाइवर्जेंस ऑफ ए के। ठीक है, वही यहाँ पर मैथमेटिकली लिखा है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है, ये हमारा क्यूब है, ये जो दीवार है क्यूब का वो हमारा है सरफेस जो कि बंद है। ठीक है, जिसने एक वॉल्यूम को बंद किया है, जैसे कि ये ऊपर वाला दीवार, ये नीचे वाला फेजेस, ठीक है, ये आगे और पीछे वाला फेस ने जो है एक वॉल्यूम को बंद किया है ना। इसमें जो है एक वेक्टर फील्ड होगा इस रीजन में, और उस वेक्टर फील्ड को हम कंसिडर करेंगे, उस वेक्टर फंक्शन को हम कंसिडर करेंगे ए वेक्टर। ठीक है, तो इस ए वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है ओवर, अगर हम उसका इस ए वेक्टर के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल करें, ठीक है, और ये कौन सा वॉल्यूम है जिसको इस सरफेस ने बंद किया है, तो वो इक्वल होता है इसी वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल के। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस इंटीग्रल को, उसके बराबर होता है, और उसी को हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं। फिर उसके बाद हम प्रूव करते हैं इस थ्योरम को मैथमेटिकली। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ सरफेस एस which encloses a volume V, let A be the vector field in the given region। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है एस, जैसे कि ये हमारा सरफेस है, ये जो फेजेस है, ठीक है, ये जो दीवार है वो हमारा सरफेस है, ये आगे वाला फेस, ये पीछे वाला फेस, और उसने क्या किया है, विच इनक्लोजेस अ वॉल्यूम वी, उसने बंद किया है एक जगह को, एक वॉल्यूम को जो कि हमारा है वी, इस 4 दीवार ने, 6 दीवारों ने। ठीक है, और लेट ए बी द वेक्टर फील्ड इन द गिवन रीजन, और उस रीजन में, उस वॉल्यूम में हमारा वेक्टर फील्ड कौन सा है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर फील्ड है, वही यहाँ पर हमें कंसिडर करना है, मानना है। Let this volume is made up of large number of elementary volumes in the form of parallelopipes। और हम सपोज करते हैं कि ये जो बड़ा सा वॉल्यूम है वो छोटे छोटे वॉल्यूम से, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री वॉल्यूम से बना हुआ है, जैसे कि ये वाला वॉल्यूम, ये सेकंड वाला वॉल्यूम, ये थर्ड वाला वॉल्यूम से ये बड़ा सा वॉल्यूम बना हुआ है। ठीक है, ये हमें सपोज करना है। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा वॉल्यूम है वो बहुत सारे एलिमेंट्री वॉल्यूम से बना है, और ये जो एलिमेंट्री वॉल्यूम है वो पैरेललोपाइप के शेप में है, इस शेप को हम पैरेललोपाइप कहते हैं। कंसिडर jth parallelopipe of volume delta Vj and bounded by a surface Sj of area dsj। हम जेथ पैरेललोपाइप को कंसिडर करते हैं, ये हमारा सरफेस एस जो है ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री पैरेललोपाइप से बना हुआ होगा, उसका जेथ वाला हम पैरेललोपाइप कंसिडर करते हैं। ठीक है,
हम सपोज करते हैं ये सेकेंड वाला पैरेललोपाइप जो है वो हमारा जेथ पैरेललोपाइप है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो ये वाला पोर्शन हुआ, ठीक है। वो बराबर है डेल्टा वी जे के, बाउंडेड बाय अ सरफेस एच जे, और इस एलिमेंट का जो सरफेस है, जो दीवार है, वो है हमारा एस जे, जिसने इस वॉल्यूम को बंद किया है, ठीक है, ऑफ एरिया डी एस जे। और इस सरफेस का ये जो फेजेस है उसका एरिया कितना है, डी एस जे है, और यहाँ पर हमने एरिया वेक्टर यूज किया है, ठीक है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ओवर द सरफेस एच जे इज गिवन बाय, और जो सरफेस इंटीग्रल होगा ए वेक्टर का, यही जो एलिमेंट्री सरफेस एस जे है, उसको हम कैसे लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल को ए वेक्टर का ए वेक्टर लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट, उसका एरिया हम लिखेंगे, एरिया वेक्टर हमें यूज करना है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में होता है, और उधर हमें डबल इंटीग्रेशन का यूज करना है और क्लोज साइन भी लगाना है क्योंकि ये जो सरफेस है वो बंद है। कौन सा सरफेस है, एस जे वाला सरफेस। ऐसे लिखते हैं हम सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर का। For simplicity, consider the volume is divided into elementary volume first, second and third as shown in figure first. अब हम सिंप्लिसिटी के लिए ए बी सी डी जे के जगह पर हम क्या सपोज करेंगे, ये जो हमारा बड़ा सा वॉल्यूम है उसको हमने सिर्फ 3 एलिमेंट्री वॉल्यूम्स में डिवाइड किया है, और वो 3 एलिमेंट्री वॉल्यूम्स है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है एलिमेंट्री, ये हमारा सेकेंड वॉल्यूम है, और ये हमारा थर्ड एलिमेंट्री वॉल्यूम है, जिसके कॉम्बिनेशन से ये बड़ा सा सरफेस बना है, और ये हमारा है फिगर फर्स्ट। The normal of surface integral of A vector is directed outward from the volume under consideration, और इस surface integral का normal जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस surface integral से जो वेक्टर निकलेगा वो जो है बाहर की डायरेक्शन में होगा, जिस भी वॉल्यूम को हमने कंसिडर किया है उससे, ठीक है। अंदर की डायरेक्शन में नहीं होगा, बाहर की तरफ होगा। सपोज ये हमारा वॉल्यूम है जिसको हमने कंसिडर किया है, तो उससे बाहर की डायरेक्शन में होगा, इस वाले वॉल्यूम के बाहर के डायरेक्शन में होगा, तो वही यहाँ पर लिखा है। द आउटवर्ड ऑफ एलिमेंट्री वॉल्यूम फर्स्ट is the inward of elementary volume second, and the outward of elementary volume second is the inward of elementary volume third, and so on. ये जो एलिमेंट्री वॉल्यूम है उसमें से जो फ्लक्स होगा वो ऐसे निकलेगा अंदर की तरफ, फिर बाहर जाएगा, ठीक है। इस फर्स्ट का जो आउटवर्ड है वो सेकंड का इनवर्ड है, यहाँ से जो बाहर जा रहा है वो सेकंड के अंदर आ रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से जो सेकंड का आउटवर्ड है वो थर्ड का इनवर्ड है, सेकंड से जो बाहर जा रहा है वो थर्ड के अंदर आ रहा है। ये जो डैश रीजन है उधर इनवर्ड और आउटवर्ड केस आ रहा है, लेकिन ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है उससे जो आउटवर्ड होगा वो किसी का इनवर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, और इसका जो इनवर्ट है वो किसी का आउटवर्ड नहीं है क्योंकि उसके आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये जो डैश वाला रीजन है, उधर एक का आउटवर्ड जो है वो दूसरे का इनवर्ट है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। Therefore the sum of integral of elementary volumes will cancel each other and we are left with surface integral which arises from the surface S। इसलिए जो सम ऑफ इंटीग्रल होगा एलिमेंट्री वॉल्यूम्स का वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और हमारे पास सिर्फ सरफेस इंटीग्रल जो कि सरफेस एस से आया है वो बचेगा। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट्री वॉल्यूम है और ये जो एलिमेंट्री वॉल्यूम है
और ये जो एलिमेंट्री वॉल्यूम है उसके सरफेस इंटीग्रल को अगर हम प्लस करें तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्री वॉल्यूम है उसका आउटवर्ड जो है सेकंड का इनवर्ट होगा। आउटवर्ड और इनवर्ट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो साइन भी ऑपोजिट होता है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये डैश वाला रीजन जो है वो कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का सम, और इसका आउटवर्ड जो है वो थर्ड का इनवर्ट होगा, इसलिए ये जो दो एलिमेंट्स का इनवर्ट और आउटवर्ड है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए क्या होगा, ये पोर्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ये डैश वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ से जो आया है और यहाँ से जो गया है वही रहेगा जो कि सरफेस एस का है। हम क्लियरली देख सकते हैं एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर जो अलग अलग एलिमेंट्स है उसके सरफेस इंटीग्रल को हम सम करेंगे तो क्या होता है, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और हमारे पास बचता है आखिरी दो एलिमेंट्स। ठीक है, आखिरी दो जो इनवर्ड और आउटवर्ड है वो बचता है, और इसका मतलब है कि जो पूरा होल सरफेस है उसका इनवर्ट और आउटवर्ड, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिना किसी एलिमेंट के, ये जो समेशन है पूरा प्लस है ये इस पूरे सरफेस के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। अभी हमने देख लिया और वही हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट by delta Vj, we get, अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड को डेल्टा Vj के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, कर सकते हैं क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 से इंटू करेंगे तो ऊपर वाला ही टर्म आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ 1 अपॉन डेल्टा Vj, ये हमने डिवाइड किया है लेफ्ट हैंड साइड को, फिर उसके बाद इस वाले टर्म को हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे इनटू डेल्टा Vj, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाला टर्म ही आएगा, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, since let us suppose the volume of surface S is divided into infinite elementary volumes so that delta Vj tends to 0। अब हम क्या सपोज करते हैं कि जो सरफेस एस है उसके वॉल्यूम को हमने इन्फिनिट एलिमेंट्री वॉल्यूम्स में डिवाइड किया है, बहुत सारे एलिमेंट्री वॉल्यूम्स में डिवाइड किया है कि जो डेल्टा Vj है, जेथ एलिमेंट का वॉल्यूम जो है वो 0 के बराबर है। पहले हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये हम सपोज करते हैं कि इस रोड को हमने 3 एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, Vx, Vj और Vk में। अगर हम नाउ इन्फिनिट पार्ट्स में डिवाइड करें, इन्फिनिटी पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये जो Vj है वो बहुत ही छोटा बन जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा, पहले इतना था। ठीक है, ना हमने इन्फिनिट पार्ट में डिवाइड किया तो ये बहुत छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है डेल्टा Vj टेंस टू 0, तो उसी केस को हमें कंसिडर करना है, तो लिमिट ऑफ डेल्टा Vj टेंस टू 0 आएगा ऊपर वाले इक्वेशन में, तो वही यहाँ पर ऊपर वाले इक्वेशन में हमें लिमिट लगाना है लेफ्ट हैंड साइड पर और कुछ नहीं करना है। नाउ जो लिमिट होता है डेल्टा Vj टेंस टू 0, समेशन को नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 1 अपॉन डेल्टा Vj है, ऊपर हम देख सकते हैं, हम लिखेंगे 1 अपॉन डेल्टा Vj, फिर हम सरफेस इंटीग्रल को लिखेंगे ए वेक्टर का
वो किसके बराबर होता है? जब लिमिट डेल्टा वी जे टेंड्स टू 0 होता है, ये जो टर्म है वो डाइवर्जेंस के बराबर होता है। ये कैसे आता है वो मैं बाद में बताऊंगी। ये जो टर्म है वो डाइवर्जेंस के बराबर होता है और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये डाइवर्जेंस के बराबर होता है, इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड पे। तो हेंस इक्वेशन नंबर सेकंड बिकम्स, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बनेगा? और ये हमारा है इक्वेशन नंबर थर्ड। ना हम क्या करेंगे, सिंस डेल्टा वी जे टेंड्स टू 0, ये जो डेल्टा वी जे है वो 0 को टेंड कर रहा है, therefore summation of delta Vj becomes integral over वॉल्यूम V। जब जो एलिमेंट है उसका वॉल्यूम 0 को टेंड करता है तो उसका सम्मेशन जो है वो इंटीग्रेशन की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो हम सम्मेशन की जगह पर इंटीग्रेशन लिखेंगे ओवर वॉल्यूम V, फिर उसके बाद हम डाइवर्जेंस ऑफ A लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन किया है तो डेल्टा वी जे की जगह पर हमें dV लिखना होगा। ठीक है, वॉल्यूम V में इंटीग्रेशन में चेंज हुआ है डेल्टा वी जे के 0 को टेंड करने की वजह से। बाकी जो टर्म है उसको हमें वैसे ही लिखना है, दैट इज़ सरफेस इंटीग्रल ओवर ए। और इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो पहले हम सरफेस इंटीग्रल है ए वेक्टर का, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पहले हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, और यही हमारा है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और यही चीज़ बुक पर भी दिया है, आप बुक से चेक कर सकते हो अगर नोट्स में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ह्यूमन एरर हुआ है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, वही चीज़ लिखा है कॉपी मैंने। और ये जो टर्म है वो डाइवर्जेंस ऑफ ए के बराबर आता है, डेल्टा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इन्फिनाइट एलिमेंट्री वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब क्या होता है हम देखते हैं। सपोज ये हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। ठीक है, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, तब सम्मेशन आएगा क्योंकि इन वॉल्यूम्स के बीच में गैप है ना। हम इसी वॉल्यूम को इन्फिनाइट पार्ट्स में, इन्फिनिटी में अगर डिवाइड करें तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री वॉल्यूम, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ ऐसे आएगा। और ये पॉइंट जो है हमें कंटिन्यूस नज़र आएगा। और जब भी पॉइंट कंटिन्यूसली प्रेजेंट होता है तब हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। जब पॉइंट्स के बीच में गैप होता है वैल्यूज़ के बीच में, तब हम सम्मेशन का यूज़ करते हैं डिस्क्रीट पॉइंट्स के लिए। और जब पॉइंट्स कंटिन्यूस होता है तब हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। और जब हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे तो ये जो वॉल्यूम है वो बहुत ही छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि वो जो है 0 को टेंड करेगा, डेल्टा वी जे टेंड्स टू 0 हो जाएगा। पहले यहाँ पर है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए, फिर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है जहाँ पर वॉल्यूम 0 को टेंड कर रहा है। वो डाइवर्जेंस ऑफ ए के बराबर कैसे आता है? सरफेस इंटीग्रल वाले टॉपिक में हमने देखा था द टोटल फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस एस इज इक्वल टू दिस टर्म। जो टोटल फ्लक्स होता है वो इस टर्म के बराबर होता है, विच इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए थ्रू द होल सरफेस एस। तो ये जो टर्म है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, वो टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस वाला टॉपिक है उधर हमने देखा, क्या देखा, उधर हमने ये प्रूव किया कि जो टोटल फ्लक्स होता है पर यूनिट वॉल्यूम वो डाइवर्जेंस ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ ए के बराबर होता है। अब यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर का मतलब टोटल फ्लक्स, ये जो टर्म है वो टोटल फ्लक्स है, डिवाइड में है वॉल्यूम, टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ ए के बराबर होगा। फिर उसके बाद क्या लिखना है वो यहाँ पर दिया है,
यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ में चेंज आया है, जो समेशन है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि हमने एलिमेंट्री वॉल्यूम को इन्फिनाइट पार्ट्स में डिवाइड किया है।